हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूँ केवीएस पीआरटी रिज़ल्ट की रिगार्डिंग। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट है कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसको लेकर के फॉलो हो रही हैं। उन सभी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अ, कोई चीज़ें माने या ना माने, बट जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल फैक्ट्स और जो मेरी कैलकुलेशन है वो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं फैक्ट्स पर बेस्ड होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। देखिए दोस्तों, एक हाल फिलहाल में आप सभी को पता होगा कि 9 अक्टूबर को अ, बिहार सरकार के द्वारा जो एसएलपी डाली गई थी उसको विड्रॉल कर लिया गया। फिर उसके बाद 13 अक्टूबर को एक और केस जाता है दीपांकर गौरव जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी जो केस डिटेल है वो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप इस केस के बारे में कोई भी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ना किसी भी यूट्यूब वीडियो पर विश्वास ना करके आपको क्या करना है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जाकर के केस स्टेटस आपको एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये डायरी नंबर शो हो जाएगा। तो वहाँ पर ये जो डायरी नंबर है 39 420, ये वहाँ पर आपको डालना है और कुछ कैप्चा कोड वगैरह आएगा। उसको डालने के बाद आपको इस सारी डिटेल, मतलब इस सारे केस से रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर जाकर के इस केस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी अपडेट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, 9 अक्टूबर को बिहार सरकार ने अपनी एसएलपी को विड्रॉल कर लिया। उसमें भी अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही थी जस्टिस एएस बोपन्ना जी के द्वारा। ठीक है, और वहीं पर जब 13 अक्टूबर को दीपांकर गौरव जी की एसएलपी पर सुनवाई हुई तो यही चीज़ें वहाँ पर फॉलो हुई। तो उस समय पर तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, लेकिन 13 अक्टूबर को ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्योंकि किस बेस पर, क्योंकि उन्होंने जो जस्टिस एएस बोपन्ना जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने ये कहते हुए कि हमारी जो बेंच है इस मामले को सुनने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, हम इस मामले को ट्रांसफ़र करते हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में। क्योंकि उनके द्वारा ही 11 अगस्त 2023 का फैसला सुनाया गया था और जिसके बेस पर एनसीटीई का जो गज़ट था 28/6/2018 वाला, वो रद्द किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने इसी चीज़ को रखते हुए क्या कर दिया है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में इस मामले को ट्रांसफ़र कर दिया है और जो इसकी सुनवाई है वो कब होने वाली है, 20 अक्टूबर को। कब होने वाली है, 20 अक्टूबर को। देखिए दोस्तों, अब क्या है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए, अ, आप सभी को पता है कि 11 अगस्त 2023 को एक फ़ैसला आया जिसके बिहा पर एनसीटीई का जो गज़ट था वो रद्द हो चुका है। ठीक है, लेकिन उस फैसले में ये क्लियर नहीं था कि वो जो फैसला है, जो 11 अगस्त 2023 को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा दिया गया था, जो कोर्ट ऑर्डर आया था, उसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं थी कि इस फैसले को, इस कोर्ट ऑर्डर को कब से लागू करना है। इसे रेट्रोस्पेक्टिव लागू करना है या फिर प्रोस्पेक्टिव लागू करना है। और ये चीज़ें ना क्लियर केवल जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी हैं उनके द्वारा ही क्लियर की जा सकती है, क्योंकि ये जो फैसला था 11 अगस्त 2023 का, उन्हीं की बेंच के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सुनवाई होने वाली है 20 अक्टूबर को, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आप सभी को पता होगा कि जो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी आप सभी को पता होगा कि जो 13 अक्टूबर की हियरिंग हुई थी बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में, तो उसमें भी एक आईए फाइल दायर की जा चुकी थी शैलेंद्र भाई जी के द्वारा। इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर की जा चुकी थी और उसमें क्या होता, इन सभी पक्षों को रखा जाता। ठीक है ना, केवीएस हो या फिर अदर चीज़ें हो, उन सभी पक्षों को रखा जाता। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 3-4 मिनट की सुनवाई में ये जो मामला था अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में हो गया क्या, ट्रांसफ़र। ठीक है, अब क्या होगा, जो 20 अक्टूबर को जिस बेंच में, जो सीजेआई के समक्ष रखते हुए इस सारे मामले को अब रखा जाएगा, सीजेआई के मतलब जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में, जब बेंच तैयार होगी, देख लेते हैं
कितने जजेस की बेंच बैठेगी और कौन-कौन इसमें शामिल होगा। 99% चांसेस हैं कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी इसमें इस बेंच में जो 20 अक्टूबर को हियरिंग होने वाली है उसमें शामिल होंगे और सीजेआई के समक्ष रखते हुए, देखिए वो सुनवाई नहीं करेंगे, उनके समक्ष रखते हुए इस मैटर को सुना जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये। और वहीं पर देखिए जब अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में ये मामला जा रहा है और उनको सारे फैक्ट्स, सारी इन्फॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड है, तो ये ना दिन जो होने वाला है 20 अक्टूबर, देखिए अब से पहले जो चाहे वो 9 अक्टूबर की एसएलपी हो या फिर 13 अक्टूबर की एसएलपी हो, तो इन एसएलपी पर जो सुनवाई हो रही थी वो उस बेंच के द्वारा हो रही थी जिसको इस केस के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जो 20 अक्टूबर की ये जो डेट आई है, ठीक है ना, जिस जो ये डेट मिली है वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में, तो ये ना एक बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। चाहे वो केवीएस हो, बीपीएससी हो, मध्य प्रदेश हो या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की हो, तो इन सभी सारे चीज़ों को लेकर के ये एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है 20 अक्टूबर। देखिए हो सकता है कि एक से ज़्यादा सुनवाई भी हो, लेकिन अगर सारी चीज़ें सही रहीं तो ये फैसला जहाँ तक भी है एक एक सुनवाई में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आ, अगर सारी चीज़ें साफ रहती हैं, मतलब क्लियर रहती हैं, तो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है तो इसमें 1 से 2 या 2 से 3 भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन 20 अक्टूबर को कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, चाहे वो केवीएस हो फिर बीपीएस हो, अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो। देखिए दोस्तों, केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अगर केवीएस के संबंध में या फिर बीएड, अगर 20 अक्टूबर को कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर के आती हैं, या तो बीएड को बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाता है या फिर उनके लिए कुछ राहत कर दी जाएगी। देखिए 20 अक्टूबर को ना, जहाँ तक भी है जो चीज़ें जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के संज्ञान में जाएंगी वो होंगी प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब इस कोर्ट ऑर्डर को प्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू करना है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू करना है। देखिए रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव के बारे में आपको बता देता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव वो होता है, इसमें क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव में जब कोर्ट ऑर्डर आया था, जब से कोर्ट ऑर्डर आया था उससे पहले का जिन लोगों ने बीएड कर लिया है उन लोगों पर भी उस कोर्ट ऑर्डर का असर होगा। लेकिन अगर ये प्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू होता है तो जो 11 अगस्त 2023 को, 23 के बाद जितने भी बीएड अभ्यर्थी होंगे जो बीएड करेंगे उनको पीआरटी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर ये प्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू होता है तो 11 अगस्त 2023 के बाद ही इस कोर्ट ऑर्डर को माना जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो लोग होंगे जिन्होंने भी बीएड अभ्यर्थियों ने बीएड किया था तो उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर मिल जाएगी। क्योंकि उस समय पर जब एनसीटीई का गजट आया था 28/6/2018 का, और 11 अगस्त 2023 तक, 28/6/2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 तक जितने भी लोगों ने बीएड किया है, अगर इस कोर्ट ऑर्डर को प्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू किया जाता है तो क्या होगा, उन सभी लोगों को एक राहत भरी खबर देखने के लिए मिलेगी। देखिए और ये चीज़ें क्लियर कब होंगी, 20 अक्टूबर को, जहाँ तक भी ये क्लियर हो जाएंगी अगर सारी चीज़ें सही होती हैं। तो देखिए दोस्तों, और उसी में ही केवीएस की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, केवीएस का रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं 20 अक्टूबर के बाद आप कह सकते हैं कि केवीएस पार्टी के रिजल्ट आपको देखने के लिए 99% मिल सकता है। 1% अभी भी हम ना ही बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रोसेस चल रही हैं, जिस तरीके के प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो किए जा रहे हैं, उसमें कहीं से भी ये नहीं लगता कि मतलब एक 1% उम्मीद नहीं है, बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली ऑथेंटिक अपडेट्स हैं, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।